नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल के बिट्टन मार्केट से कॉकलियर इम्प्लांट कंसल्टेंट डॉक्टर धर्मेंद्र झा। ये हमें कान से जुड़ी बीमारियों और उसके बचाव के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कॉकलियर इम्प्लांट क्या है। जी, कॉकलियर इम्प्लांट एक ऐसा सर्जरी है जो कि जिस आदमी को सुनाई देने में बहुत कठिनाई होता है, सुनाई नहीं देता है, और जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि मशीन भी काम नहीं करती, हेयरिंग एड काम नहीं करता, तो उस चीज़ को कम्युनिकेशन के लिए और छोटे बच्चे में खासकर भाषा का विकास के लिए और वयस्क में सुनाई देने के लिए जी कॉकलियर इम्प्लांट करवाने की आवश्यकता पड़ती है। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि छोटे बच्चों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, और क्या क्या फ़ायदे इसके और ज़्यादा हो सकते हैं, और कितनी उम्र के लोगों तक इसके फ़ायदे हो सकते हैं? जी, मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं कि कॉकलियर कोई भी अगर हमारे पास पेशेंट आता है जो बताता है कि उसको सुनने में कठिनाई है, या बच्चे में पेरेंट्स बताता है, तो उसके लिए कुछ सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि जो ऑडियोलॉजिस्ट इस टेस्ट को परफॉर्म करता है, हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, और उसमें बेरा टेस्ट होता है, ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, और काफ़ी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। इसके बाद पता चलता है कि इसका कॉकलियर इम्प्लांट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इसके जो फायदे हैं, आप समझ रहे कि हर कोई जानता है कि हमारे बॉडी का मोस्ट इतना एक सेंसरी पार्ट है जिसके कारण हम सुनते हैं और सुन करके हम बोलते हैं। तो अगर कोई भी आदमी इस चीज़ से कट जाता है, उसे सुनाई नहीं देता और बोल नहीं पाता है, वो समाज से कट जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इसके कारण परेशानी होती है। तो कॉकलियर इम्प्लांट बहुत ही सहायक है। और पहले देखा जाता था कि कॉकलियर इम्प्लांट सिर्फ छोटे बच्चे में होता था, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ये खास करके वयस्क में भी, जो आदमी को हेयरिंग एड से कोई बेनिफिट नहीं है, वयस्क में बच्चे से भी ज़्यादा बेनिफिट होता है इस चीज़ का, कॉकलियर इम्प्लांट का। जी, आपने टेस्ट की बात की डॉक्टर साहब, कि टेस्ट किए जाते हैं, किस तरीके के टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं, और ऑपरेशन अगर होता है तो ऑपरेशन के बाद की पेशेंट की क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं? जो टेस्ट होता है इसके लिए पहले तो जिसको भी ये कंप्लेंट होता है, ये पहले ईएनटी सर्जन के पास जाते हैं। फिर ईएनटी सर्जन बताते हैं कि उनके लिए आप ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ऑडियोलॉजिस्ट टेस्ट को करते हैं, जैसे कि एक बेरा टेस्ट होता है। बेरा टेस्ट होता है छोटे बच्चे के लिए, जिसे सेडिएटिव दे करके सुलाया जाता है, और उसका पूरा जो हमारे सुनने की क्षमता है, मिडिल ईयर से लेकर के और इनर ईयर तक, इवन की ब्रेन तक का जो हमारे सुनने की क्षमता है, उस चीज़ का एक बेरा टेस्ट किया जाता है, ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स टेस्ट। ये टेस्ट से हमें पता चलता है कि आखिर हेयरिंग लॉस है क्या, क्योंकि हेयरिंग लॉस अलग अलग डिग्री का होता है। किसी को थोड़ी सी तेज आवाज़ पे सुनाई देता है, किसी को बहुत तेज आवाज़ पे सुनाई देता है। तो बेरा से हमें पता चल जाता है कि आखिर उसका हेयरिंग का लेवल कितना है, डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस कितना है। उसी के आधार पे टेस्ट होने के बाद डिसाइड किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगी, और आप हमारे दर्शकों को भी थोड़ा समझाइए कि मैपिंग का कितना महत्व होता है। हाँ, सबसे पहले मैं तो समझाऊँ कि जो इम्प्लांट के बाद का प्रोसेस होता है, इसमें हमें 2-3 चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जब सर्जरी के बाद कान के अंदर एक इलेक्ट्रोड लगती है और बाहर से एक प्रोसेसर लगता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उस चीज़ के लिए क्या होता है कि सबसे पहले मैपिंग किया जाता है। सर्जरी के 21 डेज के बाद स्विच ऑन होता है, कान के एक्सटर्नल पार्ट लगता है जो स्विच ऑन होता है, तब से वो सुनने लगता है। उसके बाद मैपिंग में क्या किया जाता है कि जो इंटरनल इलेक्ट्रोड है उसका लेवल, यानी सुनने का लेवल को 1 से 10 तक, 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 1
बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज बढ़ाया जाता है, ताकि वो जैसे जैसे उस साउंड पे एडाप्ट होते जाएगा तो उसको कितना हमें लेवल रखना है कि उसका नॉर्मल हेयरिंग हो जाए। मैपिंग का यही काम है कि इंटरनल जो इलेक्ट्रोड पार्ट है उसको स्टिमुलेट करना और उसका लेवल को सेट करना। इसके बाद की प्रक्रिया है कि धीरे धीरे जब हम मैपिंग स्टार्ट करते हैं, मैपिंग के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा जन्म से सुना नहीं है और सडनली मान लीजिए 2 साल के बाद उसका कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हुआ, वो कभी सुना नहीं है, तो जब हम कॉकलियर इम्प्लांट लगाते हैं उसे सुनने तो लगता है लेकिन उसकी भाषा की समझ नहीं होती। तो छोटे बच्चे में स्पीच थेरेपी हमें कम से कम 2 साल करवाना पड़ता है, उसको भाषा की जानकारी के लिए, उसे साउंड की पहचान कराना पड़ता है, भाषा का डेवलपमेंट होता है। एडल्ट के केस में, वयस्क के केस में ये काम और आसान हो जाता है कि वो पहले सुनता था, बोलता था, अभी सिर्फ सुनाई नहीं देता, तो उससे हमें भाषा पे काम नहीं करना पड़ता। वो 2 से 3 महीने में जब हम सही से मैपिंग करते हैं उसका और उसको उस साउंड के प्रति एडाप्टेशन सिर्फ कराना पड़ता है। तो क्योंकि ये साउंड डिफरेंट होता है, कॉकलियर इम्प्लांट की साउंड जो होता है डिफरेंट होता है, तो हम उसे 2 से 3 महीना ट्रेनिंग देते हैं और नॉर्मल सुनने और बोलने लगता है। तो एडल्ट में ये काम और आसान होता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा वयस्कों और बच्चों की जो स्पीच थेरेपी है उसमें थोड़ा अंतर होता है, कितना अंतर जो है इस दौरान देखने को मिलता है? जी, ये डिफरेंस मेनली क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक बताया कि अगर छोटे बच्चे में हमें 2 साल तक थेरेपी देनी पड़ती है, बट हमें कोई एडल्ट में हार्डली 3 से 6 मंथ। तो उसका कारण मेन यही कारण है क्योंकि बच्चे में जो भाषा का अवेयरनेस नहीं होता और एडल्ट में पहले से वो उसके पास भाषा होती है, सिर्फ हमें हेयरिंग को यानी सुनने की क्षमता को स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ डिफरेंट होता है ना। जो इसमें कम समय लगता है, हमें 2 से 3 महीने में रिजल्ट मिल जाता है, छोटे बच्चे में हमें कम से कम साल भर के बाद रिजल्ट मिलता है। तो क्या कॉकलियर इम्प्लांट वयस्कों में सफल है बच्चों के मुताबिक? पहले तो सिर्फ बच्चे में ही किया जाता था, कि आजकल सारे विश्व में ऐसा हुआ है कि एडल्ट में ये ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि एक आप हेयरिंग लॉस जो है ये हर कोई जानते हैं कि कान की मशीन लगा लिए और हम सुनने लगे, लेकिन ओल्ड एज में बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें कि हेयरिंग एड काम नहीं करता है। हेयरिंग एड की उतनी पावर नहीं होती जो कि वो सुन सके, क्योंकि हमारे कान की जो इनर कान की जो क्षमता होती है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो हेयरिंग एड भी काम नहीं करता, क्योंकि हेयरिंग एड क्या काम करती है कि जो आपकी क्षमता बची हुई है उसको स्टिमुलेट करता है, लेकिन अगर किसी का क्षमता बचा ही नहीं है तो हेयरिंग एड काम नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में कॉकलियर इम्प्लांट बहुत सहायक होता है और आजकल इंटरनेशनली विश्व में हर जगह एडल्ट में ज़्यादा कॉकलियर इम्प्लांट होने लगा है बच्चों के कंपेयर में। अच्छा डॉक्टर साहब, अपने देश में कम होता है कि ये काफ़ी थोड़ा कॉस्टली होता है। जी जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तमाम ऐसे हैं जो हियरिंग एड का जो इस्तेमाल है वो करते हैं, उनको नहीं पता है कि जो कॉकलियर इम्प्लांट करवाना है, कैसे उनको गाइड किया जाए, कैसे उनको उनकी पहचान करवाई जाए कि कॉकलियर इम्प्लांट उनको करवाना चाहिए, और मरीजों की कैसे पहचान हो सकती है? इसमें एक्चुअली चूँकि अगर किसी को हेयरिंग लॉस है तो टेस्ट तो पहले ही हो जाता है, डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस हमें पहले से पता होता है। अब इस चीज़ में मेन है कि आप अपने करीबी ऑडियोलॉजिस्ट जहाँ से भी आपने हेयरिंग एड यूज किया है उसे ये कंप्लेन बताइए कि हमें हेयरिंग एड से अब काम नहीं हो रहा है। हेयरिंग एड में हमारा जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन है यानी भाषा को समझने की जो क्षमता है वो हमारी कम हो गई, हम नहीं समझ पा रहे। अब मुझे हेयरिंग एड से सिर्फ आवाज़ आती है लेकिन कोई बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता। तो आपका ऑडियोलॉजिस्ट हेयरिंग एड ट्रायल देख करके देखेगा कि सच में इसको हेयरिंग एड काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में उसे कॉकलियर इम्प्लांट के लिए हम परामर्श देते हैं कि आप कॉकलियर इम्प्लांट करवाइए, आपको बेनिफिट होगा। क्या इस उपकरण के अलग अलग अंतर भी पाए जा सकते हैं?
उपकरण के अंतर तो है, क्योंकि जिस तरह से हेयरिंग एड में बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, उसी तरह से कॉक्लियर इम्प्लांट में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन आ गया है। जो एक्सटर्नल प्रोसेसर होता है या इंटरनल होता है, ये अलग अलग मतलब आपके कैपेसिटी के अनुसार बनने लगी है। प्रोसेसर एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो ये सारे चीज़ पेशेंट के कॉस्ट पे है कि वो कितना खर्च कर सकता है, इस पे भी काफ़ी चीज़ डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, भिलाई से हमारे कॉलर एक जुड़ गई हैं, सुनीता गुप्ता। सुनीता, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सुनीता, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो। हाँ मैडम जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम, ये ना कान में जैसे मेरे को ना सीटी जैसा आवाज आता है बार बार। जी डॉक्टर साहब, जो कान में जो सीटी की आवाज़ है, इसको नॉर्मली हम टिनाइटस कहते हैं। जो रिंगिंग साउंड हमारे कान में बराबर होती रहती, तो इसका टेस्ट पहले आपको करवाना पड़ेगा कि क्या इसमें कोई हेयरिंग लॉस तो नहीं है। अगर हेयरिंग लॉस है तो आप अपने करीबी ईएनटी सर्जन से मिले। हेयरिंग लॉस है तो टिनाइटस हेयरिंग एड लगाने से ही ठीक हो जाता है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको इम्प्लांट करवाना पड़े। मैं जैसे पहले ही बताया, इम्प्लांट का तभी काम होता है जब आपको हेयरिंग एड काम नहीं करता है। तो पहले आपको एक टेस्ट, ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, आपको ऑडियोमेट्री टेस्ट करवाना चाहिए, और ऑडियोमेट्री टेस्ट के आधार पे डिसाइड होगा कि टिनाइटस किस कारण से है और इसका क्या उपचार है। आप कोई और सवाल पूछना चाहती हैं सुनीता जी? जी जी मैम जी। कोई और सवाल आपका? पूछती मैडम, जैसे बार बार नाक बहता है मेरे को, दवा खाने से, एंटीबायोटिक खाने से नाक का पानी बंद हो जाता है। मैं इस चीज़ का आपको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, और इस चीज़ का जैसे आपको किसी ईएनटी सर्जन से बात करना चाहिए जो सर्जरी करते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, कंटिन्यू हम करते हैं, क्योंकि मैं ये जानना आपसे चाह रही थी कि अगर बच्चों को इस तरीके की अगर समस्याएं होती हैं, उनको सुनने में परेशानी होती हैं, जो अगर नवजात बच्चे होते हैं, कैसे उनकी जो परेशानियों का पता लगाया जा सकता है? क्या बचपन में ही उनका ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है, या फिर कोई उपकरण उनको दिया जा सकता है? जी, ये आजकल नियोनेटल हेयरिंग स्क्रीनिंग एक प्रोग्राम है जो कि हर जगह चलता है। लगभग बड़े सिटी में तो स्टार्ट ही है, जिसमें कि एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ओई, ऑटो एक्यूस्टिक इमिशन टेस्ट, जो हम 3 दिन के बच्चे में ये टेस्ट कर सकते हैं। और 3 दिन के बच्चे में टेस्ट करने से हमें पता चल सकता है कि इसमें हेयरिंग लॉस सस्पेक्टेड है या नहीं है। अगर हेयरिंग लॉस सस्पेक्टेड है तो हम उसको फिर 3 मंथ के बाद वही बेरा टेस्ट करेंगे, और बेरा टेस्ट में भी आ रहा है कि हेयरिंग लॉस है, कंफर्म हुआ कि हाँ इतना डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस इसका इतना है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले कम से कम 3 से 6 मंथ के लिए हेयरिंग एड देते हैं कि हेयरिंग एड में क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर बच्चे को हेयरिंग एड से बेनिफिट नहीं हो रहा है तो 6 मंथ के बाद हम कभी भी इसका कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करवा सकते हैं, और 1 साल के एज में कॉक्लियर इम्प्लांट 6 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी संभव है। लेकिन अगर ऐसे इसको समझा जाए कि कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत क्यों होती है, उसकी आवश्यकता क्यों ज़्यादा पड़ती है, कान की मशीन की क्यों नहीं पड़ती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, अगर अपने दर्शकों को इसके बारे में आप समझाना चाहें तो? हाँ, मैं बताता हूँ। हेयरिंग एड के क्या होता है कि मैं पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हेयरिंग एड जो है ये हमारी कान की क्षमता जितनी बची हुई है, मान लीजिए हमारा लॉस 80% हो गया, अब हमारी कान की क्षमता सिर्फ 20% बची हुई है, तो हेयरिंग एड सिर्फ उस 20% के लिए ही साउंड को एम्पलीफाई करेगा। तो अगर 20% के लिए एम्पलीफाई कर रहा है तो हमें एक नॉर्मल हेयरिंग तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हम काफ़ी
तेज आवाज़ को तो सुन पाएंगे, लेकिन नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है उसे हम नहीं समझ पाएंगे। इस कंडीशन में कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है कि कॉकलियर इम्प्लांट हो जाने से हमारा जो हेयरिंग सेंसिटिविटी है, क्योंकि ये एक सर्जरी है, और सर्जरी के बाद क्या होता है कि कान के, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, सर्जरी के बाद एक इलेक्ट्रोड होती है जो सर्जन जो है ENT सर्जन इस इलेक्ट्रोड के कान के अंदर प्लेस कर देता है। और प्लेस करने के बाद क्या होता है कि जब 21 डेज के बाद हम प्रोसेसर लगाते हैं कान के पीछे, तो इस तरह से एक कान की मशीन लग जाती है और ये जो है स्टुमुलेटर पे लग जाता है। और क्या होता है कि जो हमारा हेयर सेल्स का काम था, कान के अंदर जो हेयर सेल्स जिससे हम सुनते हैं, नेचुरल सुनते हैं, नॉर्मल सुनते हैं, वो क्या होता है कि ये काम इलेक्ट्रोड करने लगता है जो सर्जरी के अंदर गया है, और प्रोसेसर बाहरी साउंड को कलेक्ट करता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो हेयरिंग है वो नॉर्मल हो जाता है। जितना एक आम इंसान सुनता है इम्प्लांट के बाद उतना ही वो भी सुनेगा, लेकिन हेयरिंग एड में उतना नॉर्मल हेयरिंग नहीं हो सकता कॉकलियर इम्प्लांट के कंपेयर में। जी, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब क्या कुछ सावधानियां पेशेंट को बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब करिए। ऑपरेशन के बाद सावधानियां रखना पड़ता है, जैसे कि कुछ चीज़ मेन आजकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण अब ऐसा नहीं रहा कि आपको पानी से बचाना है या कोई चीज़ ऐसा करना है, लेकिन ये है कि अभी भी कोई हार्ट इंजरी ब्रेन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड आपके कान के अंदर सर्जरी करके गया है उसका स्टिमुलेटर यह है, तो अगर यहाँ पे कोई बड़ी हीट होती है तो इससे प्रॉब्लम होता है। इसीलिए उसे समझाया जाता है कि आप इस चीज़ को कोई कभी फुटबॉल ना खेले बच्चे, या कोई ऐसा हार्ड गेम नहीं खेले जिसमें कि उसको इंजरी की संभावना हो, और हमेशा हमें एक ट्रॉमेटिक इंजरी, ब्रेन का जो ट्रॉमेटिक इंजरी है उससे बचाना चाहिए। जी, कॉकलियर इम्प्लांट पहनने के बाद, इस उपकरण को इस्तेमाल करने के बाद भी क्या कोई साइड इफेक्ट डॉक्टर साहब हो सकते हैं? नहीं, साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। जो सर्जरी के बाद अगर कुछ 0.2% केस जो होता है, 0.2% केस में कुछ सर्जरी फेल्योर हो जाती है, जैसे कि 1000 केस में 5 केस ऐसा देखा जाता है कि सर्जरी के बाद ही कुछ प्रॉब्लम आ गया मिडिल ईयर इन्फेक्शन के कारण या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंटल के कारण। बट नॉर्मली कॉकलियर इम्प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई भी साल भर यूज कर लिया है कॉकलियर इम्प्लांट तो उसमें कोई भी मतलब क्षति होने की संभावना बहुत कम होती है। जी, कान की मशीन के अलावा कॉकलियर इम्प्लांट को ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है डॉक्टर साहब? महत्व तो नहीं दिया जाता, ये एक नीड है। हेयरिंग एड का अपना एक लेवल है कि जहां तक वो काम करेगा। मैंने बताया कि जो अपनी क्षमता बची हुई है उस पर डिपेंड करता है। कॉकलियर इम्प्लांट एक नीड है। जब आपको हेयरिंग एड काम नहीं कर रहा है फिर हमें कॉकलियर इम्प्लांट करवाना पड़ता है। जी, तमाम ऐसे सवाल जो हैं वो भी निकलकर सामने आते हैं और लोगों के बीच में असमंजस की जो स्थिति है डॉक्टर साहब वो भी बनी रहती है कि उनको कान की मशीन है वो लगवानी चाहिए या कॉकलियर इम्प्लांट है वो करवाना चाहिए। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना ही ज़्यादा ठीक रहता है या फिर खुद से डिसीजन लेना ही ठीक रहता है? नहीं, डिसीजन तो खुद से आप नहीं ले सकते। इसके लिए पूरा एक टीम होता है, ENT सर्जन होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट होता है और सारा टेस्ट रिपोर्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको हेयरिंग एड काम कर रही है तो हमें कॉकलियर इम्प्लांट में बड़े आदमी में हेलो जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर हेयरिंग एड काम कर रही है तो हमें जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, एक बच्ची है हमारी 10 साल की, तो सुनती नहीं, आवाज नहीं आती उसको बिल्कुल। देखिए, अगर 10 साल एज है तो आपने कभी इसका अगर एकदम आवाज नहीं आती है और 10 साल की एज हो गई है तो आपको कॉकलियर इम्प्लांट करवाना चाहिए। कॉकलियर इम्प्लांट से 10 साल की एज में हेयरिंग, सुनने की क्षमता तो उसका विकसित हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। भाषा का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि भाषा का विकास का एक टाइम होता है।
बट अगर बच्चे सुनने लगता है कॉकलियर इम्प्लांट के बाद तो ये एक बड़ी बात है। जी, आपका और कोई सवाल? जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपना सवाल पूछने के लिए भी और जुड़ने के लिए भी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय अपना न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।